नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है जेएचपी कोचिंग में। और जैसा कि मैं आपको जीव विज्ञान क्लास 12 का अनसॉल्व्ड पेपर हल कराने जा रहा हूं स्टूडेंट, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन जो है स्टूडेंट सेट नंबर 3 में क्वेश्चन मैंने आपको क्षय का स्टूडेंट क्षय का घा का तीसरा तक यहाँ तक क्वेश्चन स्टूडेंट मैंने कंप्लीट करा दिया था। आज चलेंगे स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। किस स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, तो चलते हैं। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फलों तथा बीजों के महत्व का उल्लेख कीजिए। क्या कह रहे स्टूडेंट? फलों तथा बीजों के महत्व का उल्लेख कीजिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको उत्तर डाल लेना है। उत्तर में नंबर 1 स्टूडेंट हेडिंग डाल लेना है आपको, फलों का महत्व। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, फलों के महत्व के बारे में। तो प्रिय स्टूडेंट, सबसे पहले आपको लिखना है फलों का निर्माण आवृत बीजी पादपों का विशिष्ट लक्षण है। क्या है स्टूडेंट? मैं बता चुका था आवृत बीजी क्या है। आपको क्या लिखना है? फलों का निर्माण आवृत बीजी पादपों का विशिष्ट एक लक्षण है स्टूडेंट, जो पादपों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जो पौधे होते हैं स्टूडेंट, उनके लिए क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फलों के अंदर बीज सुरक्षित रहते हैं। आपको पता है स्टूडेंट, जो फल होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? बीज होते हैं जो सुरक्षित रहते हैं। एक फल के अंदर उनके बीज, एक फल के अंदर उनके सॉरी स्टूडेंट, ये उनके है लिखा है। क्या ये उनके है? यहाँ पर गलत हो गया। देखिए ये क्या है स्टूडेंट? उनके है, ये उनके, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर? एक फल के अंदर उनके बीज बिना किसी हानि के लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। क्या स्टूडेंट? जो फल होता है स्टूडेंट, फल के अंदर जो बीज होते हैं, क्या होते हैं? फल जो होते हैं स्टूडेंट, फल के अंदर जो बीज होते हैं बिना किसी हानि के स्टूडेंट, बिना ही किसी हानि के लंबे समय तक, बहुत ही दिनों तक क्या रह सकते हैं? सुरक्षित रह सकते हैं। कौन? बीज, ठीक है। दृढ़ फल भित्ति के कारण वातावरणीय दशाएं तथा अनेक जीव जंतु बीजों को हानि नहीं पहुंचा पाते। दृढ़ स्टूडेंट, ये इनकी जो दृढ़ फल भित्ति होती है ये बहुत ही मजबूत होती है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? दृढ़। दृढ़ माने होता है मजबूत। इनकी फल भित्ति क्या होती है? मजबूत होती है। तो दृढ़ फल भित्ति के कारण वातावरणीय दशाएं तथा अनेक जीव जंतु जो होते हैं बीजों को हानि नहीं पहुंचा पाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसके अतिरिक्त फलों में विशेष रचनाएं उत्पन्न होने के लिए उनका जल, वायु, जंतुओं आदि द्वारा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकीर्णन भी होता है। किनके स्टूडेंट? उन्हीं बीजों का, ठीक है। इस प्रकार आवृत बीजी पादपों में फलों के निर्माण का विशेष महत्व है। ये स्टूडेंट इसका आंसर था किसका? फलों का महत्व का। इसके बाद चलते हैं हम बीजों के महत्व के बारे में, तो जानते हैं स्टूडेंट, चलते हैं। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, यहाँ पर आपको क्या डाल लेना है? अब बीजों का महत्व आपको हेडिंग डाल लेना है स्टूडेंट। क्या? बीजों का महत्व। इनके बारे में हम जानेंगे, बीजों के महत्व के बारे में। तो लिखना स्टूडेंट, बीज के निर्माण की प्रक्रिया आवृत बीजी पादपों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुकूलन है। क्या स्टूडेंट? अनुकूलन, एडेप्टेशन, ठीक है। ये क्या है? अनुकूलन है। बीजों के अंदर भ्रूण जीवित होते हुए भी, बीजों के अंदर क्या होते हैं स्टूडेंट? भ्रूण जीवित होते हुए भी सक्रिय अवस्था में नहीं होता है। क्या स्टूडेंट? जीवित होते हुए भी सक्रिय अवस्था में नहीं होता है। ये बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। अर्थात प्रसुप्त अवस्था में रहता है। अर्थात किसमें स्टूडेंट? प्रसुप्त अवस्था में रहता है। प्रायः बीजों के अंकुरण के लिए ऑक्सीजन, जल एवं उचित तापमान की आवश्यकता होती है। अगर स्टूडेंट ऑक्सीजन गैस न मिले, ना तो अगर जल मिले या उचित उनको तापमान न मिले बीजों को, तो स्टूडेंट वो क्या हो गए? अंकुरित नहीं होंगे, ठीक है। अंकुरण के लिए क्या होता है? ऑक्सीजन, जल, उचित तापमान की भी आवश्यकता होती है। तापमान भी उचित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तापमान यानी कि मतलब सूर्य का प्रकाश ही ना मिल पाए,
या ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सूर्य का ताप भी ना हो, ठीक है। उचित तापमान यानी कि मतलब उचित होना चाहिए, उचित तापमान की आवश्यकता हो जितना हो सके, ठीक है, बीजों के लिए। तो उचित तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ बीज तो विशेष परिस्थितियों में ही अंकुरित होते हैं। कुछ स्टूडेंट जो बीज होते हैं वो विशेष परिस्थितियों में ही क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं। बीजों की यह निष्क्रिय अवस्था प्रसुप्ति कहलाती है। ये स्टूडेंट इसे क्या कहते हैं, प्रसुप्ति कहते हैं इसी अवस्था को, ठीक है। इसके बाद लिखना है स्टूडेंट, आपको क्या लिखना है, देखिए कि वातावरणीय दशाओं, क्या लिखना है, वातावरणीय दशाओं के अनुकूल न होने की स्थिति में भ्रूण बीज के अंदर लंबे समय तक सुरक्षित अवस्था में रहते हैं। कौन स्टूडेंट, जो भ्रूण होते हैं वो बीज के अंदर लंबे समय तक, बहुत ही लंबे समय तक सुरक्षित अवस्था में रहते हैं। जैसे ही उचित परिस्थितियां आती हैं ये अंकुरित हो जाते हैं। जैसे ही स्टूडेंट उचित अगर परिस्थितियां आ जाती हैं तो बीज क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। बीजों के भ्रूण पोष में संचित भोजन अंकुरण के समय भ्रूण की वृद्धि में सहायक होता है। कौन स्टूडेंट, जो भोजन होता है भ्रूण पोष में, भोजन कहाँ संचित होता है, भ्रूण पोष में। भ्रूण पोष में संचित भोजन अंकुरण के समय भ्रूण की वृद्धि में सहायक होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद आपको लिखना है बीज वायु, जल तथा अन्य माध्यमों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकीर्णित होता है। कौन स्टूडेंट, जो बीज होता है, ठीक है। ये बीज विभिन्न वातावरण में पहुंचकर अंकुरित होते हैं। विभिन्न वातावरण, ठीक, क्या कौन से स्टूडेंट, वातावरण, विभिन्न वातावरण, तो विभिन्न वातावरण में पहुंचकर अंकुरित होते हैं, जिससे पादपों में अनुकूल विभिन्नताओं के कारण नई जातियों की उत्पत्ति होती है, ठीक है स्टूडेंट। यही इसका राइट आंसर था। तो चलते हैं प्रिय स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलते हैं। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, चलते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, 8वां है, कह रहा है कि लिंग संलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं। क्या कह रहा है स्टूडेंट, लिंग संलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं। रेखा चित्रों की सहायता से मनुष्य में 2 लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति का वर्णन कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है, हम चलते हैं आंसर की तरफ। सबसे पहले स्टूडेंट आपको उत्तर डाल लेना है। उत्तर में लिखना है स्टूडेंट कि लिंग संलग्न क्या है। देखते हैं लक्षण। प्राणियों में, जो प्राणी होते हैं स्टूडेंट, प्राणियों में कुछ आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति लिंग से संबंधित होती है। किस स्टूडेंट, लिंग से संबंधित होती है। इनका नियमन लिंग गुणसूत्रों द्वारा होता है, ठीक है। इनका जो नियमन होता है स्टूडेंट, नियमन लिंग गुणसूत्रों द्वारा होता है। यह लिंग संलग्न लक्षण कहलाते हैं। इसी को स्टूडेंट क्या कह देते हैं, हम लिंग संलग्न लक्षण कह देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट जो 2 लिंग संलग्न लक्षणों की जो वंशागति है इसके बारे में समझते हैं। नंबर 1 स्टूडेंट वर्णांता, इसके बारे में हम समझते हैं क्योंकि 2 कह रहा था ना। नंबर 1 हमारे पास वर्णांता। इसके बारे में देखिए स्टूडेंट, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। जैसे हमारे पास स्टूडेंट कि वर्णांध पुरुष तथा सामान्य स्त्री द्वारा उत्पन्न संतान में वर्णांता की वंशागति क्या हो सकती है, देख इसके बारे में जानेंगे। अगर स्टूडेंट हम बात करें कि एक वर्णांध पुरुष है, उस वर्णांध पुरुष का जो विवाह है एक सामान्य स्त्री के साथ करा दिया जाए। किसके साथ, सामान्य स्त्री के साथ करा दिया जाए जिसके पास वर्णांतर रोग ना हो। एक वर्णांध पुरुष हो जिसके पास वर्णांतर रोग हो, ठीक है। तो वर्णांध पुरुष तथा सामान्य स्त्री द्वारा उत्पन्न संतान में वर्णांता की वंशागति के बारे में जानेंगे कि अगर एक पुरुष का विवाह जो वर्णांध हो उसका एक सामान्य स्त्री से क्या करा दिया जाए, विवाह करा दिया जाए, तो उनकी संतानों में कौन कौन से लक्षण प्राप्त होंगे। देखिए इसके बारे में जानते हैं कि वर्णांध पुरुष होंगे वर्णांध पुत्री होगी कि वर्णांध पुरुष होंगे, पुत्र होंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट आपको यहाँ पर डाल लेना है सामान्य स्त्री, इसके बारे में यहाँ पर डाल लेना है। इसके बाद वर्णांध पुरुष, वो पुरुष कैसा हो, वर्णांध हो, वही तो लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो वर्णांध पुरुष और सामान्य स्त्री, इसके बाद क्या है, वर्णांतर रोग नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, XX गुणसूत्र है, ये क्या स्टूडेंट गुणसूत्र है। और यहाँ पर हमारे पास X जो गुणसूत्र है ये क्या हो गया, प्रभावित हो गया, ठीक है। ये क्या है, Y गुणसूत्र, ठीक है। X और Y ये किस में होते हैं, पुरुष में होते हैं, और XX किस में होते हैं, स्त्री में होते हैं।
जो अंडाणु है स्टूडेंट, ठीक है, तो क्या एक्स गुण अंडाणु किस में पाया जाता है, किन में पाया जाता है स्टूडेंट, स्त्रियों में, और शुक्राणु किस में पाया जाता है, पुरुष में, ठीक है। तो नर युग्मक को क्या कहते हैं, अंडाणु, सॉरी, मादा युग्मक को अंडाणु और नर युग्मक को क्या कह देते हैं, शुक्राणु, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट ये युग्मक है, ये जो यहाँ स्टूडेंट एक्स और एक्स ये डिवाइड हो गए हैं यहाँ पर एक्स और एक्स में, और यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, ये भी डिवाइड हो गया एक्स और वाई में। ये क्या है स्टूडेंट, वर्णांत है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया गया, गोला मार दिया गया, ठीक है, यहाँ पर हम लगा दिया गोला। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जब एक्स का यहाँ से मिलन होगा, इस वाले एक्स का इस वाले एक्स से मिलन होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, देखिए एक्स और एक्स ये वर्णांत हो जाएगा, ठीक है, एक्स और एक्स। यहाँ पर स्टूडेंट जब ये वाला एक्स जो है इसी वाले एक्स से जब मिलेगा, पहले क्या किया स्टूडेंट, इसका जब मिलन संकरण इसके साथ जब कराया गया, देखिए तो ये आ गई, यहाँ कंडीशन आई स्टूडेंट, जब इसका जब मिलन है इसके साथ कराएंगे तो ये कंडीशन आएगी। इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, इस वाले जो एक्स का है अब किसके साथ, इसके साथ तो हो गया दोनों का, अब इस एक्स का जो है अब किसके साथ कराएंगे, इस वाई के साथ। तो इस एक्स का स्टूडेंट किसके साथ कराएंगे, जब वाई के साथ कराएंगे तो एक्स और वाई आएगा, ठीक है। ये स्टूडेंट ये नहीं है, ये आई से लाइन है, ये स्टूडेंट गलत हो गया यहाँ था। तो क्या आएगा, एक्स और वाई आएगा। अब फिर स्टूडेंट क्या करेंगे, इस एक्स का इस वाई से कराएंगे तो क्या आएगा, एक्स और वाई आएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें देखने को क्या मिल रहा है कंडीशन, कि जो सभी जो पुत्र है पुत्री क्या है, वाहक है, इस रोग की क्या है, वाहक, सभी पुत्री वाहक है। क्योंकि स्टूडेंट जब पुत्री में कौन सा गुणसूत्र होते हैं, एक्स और एक्स, ठीक है ना। तो एक्स और एक्स है, इस यहाँ पर भी क्या एक्स और एक्स है, ठीक है। तो एक्स और एक्स किस में पाए जाते हैं, यानी कि मतलब पुत्री में, ठीक है। ये पुत्री है, कौन सी संतान पैदा हुई हमारी, वर्णांध पुत्री है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे जो पुत्र है स्टूडेंट, पुत्र कैसे सामान्य है, इनमें कोई वर्णांतर रोग नहीं, इनमें क्या है, वर्णांतर रोग है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्या समझ में आया है कि यहाँ पर जब हम संकरण कराए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जब मिलन हुआ स्टूडेंट, तो मिलन होने पर एक्स और एक्स ये क्या स्टूडेंट, ये एक्स और एक्स क्या है, पुत्री हैं। तो पुत्री क्या है स्टूडेंट, दोनों पुत्री ही क्या है, यहाँ पर जो संतान हुई है ये क्या है, एक वाहक है, किसकी वाहक है, वर्णांता की। और यहाँ पर जो पुत्र हैं स्टूडेंट, दोनों ही पुत्र क्या हुए हैं, सामान्य हुए हैं, ठीक है। सभी पुत्र क्या है, सामान्य है। यहाँ पर आप देखने को यहाँ मिल रहा है स्टूडेंट कि किसी पुत्र में क्या है, वर्णांतर रोग नहीं है। मगर मैं बता दूं स्टूडेंट, जो वर्णांतर रोग है स्टूडेंट ज़्यादातर जो होता है वो किस में होता है, पुरुषों में ही होता है। किस में, पुरुषों में। क्योंकि स्टूडेंट पुरुषों में एक ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, किसमें, पुरुष जो होते हैं स्टूडेंट, पुरुषों में एक ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। देखिए एक्स गुणसूत्र एक ही तो है और एक वाई है। तो ये जो रोग होता है स्टूडेंट, वो कहाँ पर होता है, एक्स गुणसूत्र में। तो अगर स्टूडेंट जो पुरुष के पास अगर एक्स गुणसूत्र है, अगर वो स्टूडेंट प्रभावित हो गया तो ये क्या हो जाएगा, वर्णांतर रोग हो जाएगा। अगर स्टूडेंट अगर यही वर्णांतर रोग स्टूडेंट अगर किस में हो जाएगा, अगर स्त्रियों में हो जाए, तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर स्त्रियों में होगा तो स्टूडेंट अगर एक एक्स गुणसूत्र अगर प्रभावित हो जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट, एक तो बचेगा ना, ये एक्स है, तो एक एक्स गुणसूत्र बचेगा स्टूडेंट, तो इससे उनका काम चल जाता है। इसलिए क्या होता है स्टूडेंट, जो ये स्त्रियां होती है इनमें क्या होता है, वर्णांतर रोग नहीं होता। अगर होता भी है स्टूडेंट तो उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं, जो पुरुष होते हैं इनमें एक ही एक्स गुणसूत्र होता है, इसलिए इनमें ज़्यादा वर्णांतर रोग होता है, इनमें बहुत ही कम होता है। क्योंकि अगर हो भी जाता है स्टूडेंट स्त्रियों में पहली बात की स्टूडेंट बहुत ही कम चांस होता है, अब पुरुषों में ज़्यादा ही चांस होता है किस रोग की, वर्णांता, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि स्टूडेंट इनके पास दो एक्स गुणसूत्र होते हैं, इनके पास सिर्फ एक ही होता है। इसलिए क्या होता है स्टूडेंट, अगर इनका एक एक्स गुणसूत्र प्रभावित भी हो जाएगा तो एक से काम चल जाता है स्टूडेंट, ठीक है। इसलिए कहते हैं स्टूडेंट कि जो पुरुष होते हैं इनके पास ज़्यादा ही मात्रा ज़्यादा ही क्या होता है स्टूडेंट, होने की संभावना रहती है, क्या, वर्णांतर रोग। इनकी बहुत ही कम होती है, किनके पास स्टूडेंट, स्त्रियों के पास, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट हीमोफीलिया के बारे में जान लेते हैं कि हीमोफीलिया क्या है। तो चलते हैं स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपको दिख रहा है स्टूडेंट हीमोफीलिया के बारे में। तो हम हीमोफीलिया के बारे में जानते हैं। तो हीमोफीलिया स्टूडेंट आपको हेडिंग डालें नंबर दूसरे में, तो क्या लिखना है यहाँ पर स्टूडेंट कि सामान्य पुरुष, हीमोफीलिया में सामान्य पुरुष तथा हीमोफीलिया के जीन की वाहक स्त्री, क्या स्टूडेंट, स्त्री द्वारा हीमोफीलिया की वंशागति, इसके बारे में हम जानेंगे। अगर स्टूडेंट जो पुरुष कैसा हो, सामान्य हो, और स्त्री कैसी हो स्टूडेंट, हीमोफीलिया की वाहक हो, अगर उसके साथ विवाह करा दिया जाए तो उनकी संतानें कैसी उत्पन्न होगी, इसके बारे में हम जानेंगे। कि जो स्टूडेंट जो बच्चे जो हैं कैसे होंगे। अगर स्टूडेंट पुत्री कैसी होगी, हीमोफीलिया की वाहक होगी,
कि स्टूडेंट अगर कि हमारे पास जो पुत्र पैदा होंगे वो कैसे होंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर क्या स्टूडेंट, वाहक क्या स्त्री, वाहक क्या स्टूडेंट स्त्री है। स्त्री के पास कैसा है, हीमोफीलिया रोग है। यहाँ पर देखिए एक्स और एक्स, यहाँ पर एच, एच से प्रदर्शित किया गया स्टूडेंट, एच, एच लगा दिया गया, हीमोफीलिया एच, ठीक है। और यहाँ पर क्या है एक्स और वाई, यहाँ पर क्या सामान्य पुरुष स्टूडेंट, इसके पास हीमोफीलिया रोग नहीं है, ठीक है ना। और इसके पास है, किसके पास, वाहक स्त्री के पास। तो देखिए यहाँ पर जनक है स्टूडेंट, जनक है, ये क्या स्टूडेंट युग्मक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जब स्टूडेंट ये आपस में डिवाइड होंगे तो एक्स और एच हीमोफीलिया, ठीक है। यहाँ पर एक्स और एक्स, अब देखिए स्टूडेंट जब इस एक्स का मिलन जो है इस एक्स से होगा तो क्या होंगे स्टूडेंट, एक्स और एक्स होंगे कि नहीं होंगे। इस एक्स का जब इस एक्स से होगा तो क्या होगा, एक्स और एक्स। अभी स्टूडेंट क्या करेंगे आप कि इस एक्स का इस वाई से आप करा देंगे तो क्या होगा, एक्स और वाई हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इस एक्स और हीमोफीलिया जो जिसके पास, तो एक्स और यहाँ पर इस एक्स के साथ होगा तो क्या होगा, एक्स और एच, ठीक है। इसके बाद इससे कराएंगे संगण तो क्या होगा, एक्स और एच, और क्या हो जाएगा वाई। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट हमें देखने को क्या मिल रहा है, जो स्टूडेंट जो हमारे पास जो स्त्री है, ये क्या स्टूडेंट पुत्री हो जो हमारे पास हुई है जो पुत्री, तो क्या है पुत्र, एक सामान्य पुत्री है ये स्टूडेंट, ये क्या एक सामान्य पुत्री है या नहीं, इसके पास कोई भी क्या है हीमोफीलिया रोग नहीं है, ठीक है। तो ये अब क्या पुत्री स्टूडेंट सामान्य है, पुत्री क्या है सामान्य। और यहाँ पर स्टूडेंट एक सामान्य पुत्र भी है, इसके पास भी कोई रोग नहीं है, ठीक है ना। क्या है, एक सामान्य पुत्र भी है। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट कि एक वाहक पुत्री है। देखिए एक्स और एक्स गुणसूत्र किस में होते हैं, पुत्री में, यानी मतलब स्त्रियों में। तो क्या स्टूडेंट एक वाहक पुत्री है। एक यहाँ पर हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एक वाहक पुत्र भी है। देखिए यहाँ पर एक्स और वाई, तो ये किस में होता है, ये पुत्रों में तो होता है स्टूडेंट, नर में, तो ये नर में होता है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए क्या एक वाहक पुत्री भी है। तो यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट कि हम देख रहे हैं तो एक सामान्य पुत्री, एक सामान्य पुरुष पुत्र, एक वाहक पुत्री और एक वाहक पुत्र, तो यानी 50% कंडीशन है स्टूडेंट, 50% पुत्री और 50% पुत्र यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट, हम आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलते हैं प्रिय स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है स्टूडेंट। ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। नंबर 1 हमारे पास बीटी फसलें, नंबर 2 है हमारे पास जैव विविधता हॉटस्पॉट, और नंबर 3 मानव जीनोम प्रोजेक्ट, जिसे स्टूडेंट परियोजना भी कहते हैं इसे हिंदी में, ये इंग्लिश वर्ड स्टूडेंट प्रोजेक्ट और इसे परियोजना भी कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं बता दूं कि जैव विविधता हॉट स्पॉट जो स्टूडेंट मैं करा भी चुका था, मैं आपको ये 2 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि 2 कह रहा है, क्योंकि ये मैं करा भी चुका था और ये मैं आपको करा दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट आपको उत्तर डाल लेना है। उत्तर में नंबर 1 हेडिंग डाल लेना है बीटी फसलें। क्या स्टूडेंट, बीटी फसलें, हम इनके बारे में जानेंगे बीटी फसलें है क्या। तो देखिए स्टूडेंट आपको लिखना है पीड़क फसल की पैदावार को कम कर देते हैं। क्या कौन स्टूडेंट, बीटी, पीड़क जो होते हैं, पीड़क फसल की पैदावार को कम कर देते हैं। यदि इनके खत्म करने के लिए रासायनिक पीड़क नाशकों का उपयोग किया जाए तो ये न केवल महंगे होते हैं अपितु पर्यावरण को भी प्रदूषित करते हैं स्टूडेंट। कौन, यही पीड़क, ठीक है, पीड़क जो होते हैं। अतः इनकी जगह पर आनुवांशिक अभियांत्रिकी, इसे स्टूडेंट हम आनुवांशिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं, ठीक है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा पीड़क प्रतिरोधी फसलों का निर्माण किया गया है। इन फसलों के लिए पीड़क नाशकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर एक विशिष्ट प्रकार का जीन, बीटी जीन स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम जानते हैं, देखिए कि यह बीटी जीन एक विषाक्त, कैसी होती है स्टूडेंट, यह बीटी जीन एक विषाक्त प्रोटीन का कार्य करता है, प्रोटीन निर्माण करता है। कौन स्टूडेंट, यह बीटी जीन एक विषाक्त प्रोटीन का निर्माण करता है। इस कारण पादप पौधे जो होते हैं स्टूडेंट, पादप पीड़क प्रतिरोधी होते हैं। इस बीटी जीन को एक जीवाणु बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस
से प्राप्त किया है। ठीक है, जिन फसलों में इस जीवाणु से पृथक किए गए जीन को स्थानांतरित किया गया है, उन फसलों को बीटी फसल कहते हैं। स्टूडेंट क्या कहते हैं? बीटी फसल। जैसे हम बात करते हैं बीटी कपास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये बहुत ही पूछा जाता है बीटी कपास के बारे में। बीटी कपास, बीटी मक्का, ये बहुत है, और बीटी धान आदि और भी हो सकते हैं स्टूडेंट, तंबाकू वाले वगैरह और हो सकते हैं। तो क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको क्या ही लिखना है, बीटी कपास में पीड़क फसल की पैदावार को कम कर देते हैं। पीड़क जो होते हैं क्या कर देते हैं? पीड़क फसल की पैदावार को कम कर देते हैं। यदि इनके खत्म करने के लिए रासायनिक जो होते हैं स्टूडेंट, रासायनिक पीड़कनाशकों का उपयोग किया जाए तो ये ना केवल महंगे होते हैं अपितु पर्यावरण को भी क्या कर देते हैं? प्रदूषित कर देते हैं, करते हैं। अतः इनकी जगह पर आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा पीड़क प्रतिरोधी फसलों का निर्माण किया गया है। इन फसलों के लिए पीड़कनाशकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इनके अंदर एक विशिष्ट प्रकार का जीन, बीटी जीन, स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद आपको क्या लिखना है, यह बीटी जीन एक विषाक्त प्रोटीन का निर्माण करता है। इस कारण पादप पीड़क प्रतिरोधी होते हैं। इस बीटी जीन को एक विषाणु बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस से प्राप्त किया है। जिन फसलों में इस जीवाणु से पृथक किए गए जीन को स्थानांतरित किया गया, ठीक है, उन फसलों को बीटी फसल कहते हैं। यही स्टूडेंट बीटी फसल की परिभाषा है। जैसे बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी धान आदि और भी हो सकते हैं स्टूडेंट। इसके बाद चलते हैं, जो दूसरी हेडिंग है स्टूडेंट, दूसरी हेडिंग आपको क्या डालना है, मानव जीनोम प्रोजेक्ट। क्या डालना है स्टूडेंट? दूसरी हेडिंग मानव जीनोम प्रोजेक्ट। हम इसे कहते हैं मानव जीनोम परियोजना भी कहते हैं, यहाँ प्रोजेक्ट के अलावा। ठीक है, देखते हैं मानव जीनोम परियोजना, जिसे हम कहते हैं मानव जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से भिन्न होता है। प्रत्येक जो मनुष्य होता है स्टूडेंट, एक दूसरे से क्या होता है? अलग होता है, भिन्न होता है। प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से भिन्न होता है। यह भिन्नता उसकी आनुवांशिक व्यवस्था के कारण होती है। किसके कारण होती है स्टूडेंट? जो भिन्नता आनुवांशिक व्यवस्था के कारण होती है, जिसका निर्धारण उसके डीएनए पर उपस्थित अनुक्रमों द्वारा किया जाता है। जिसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है स्टूडेंट? डीएनए पर उपस्थित अनुक्रमों द्वारा किया जाता है। यही कारण है कि मानव जीनोम का मानचित्रण करना सदैव से वैज्ञानिकों का उद्देश्य रहा है स्टूडेंट। क्या रहा है? सदैव उद्देश्य रहा है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी, आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीकों द्वारा डीएनए का पृथक्करण, डीएनए खंडों की क्लोनिंग तथा इन खंडों पर उपस्थित क्षार अनुक्रमों का निर्धारण किया जा सकता है। अतः सन 1990 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम के रूप में मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत की स्टूडेंट। ठीक है, और चलते हैं स्टूडेंट, देखते हैं। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य मानव जीनोम के डीएनए क्रम, डीएनए को निर्धारित करना था। वास्तव में इस परियोजना का आरंभ अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान में सन 1988 में हुआ था। इसी उद्देश्य के साथ सन 1993 में वहां राष्ट्रीय मानव जीनोम अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। एचजीपी के बारे में जानकारी जीव विज्ञान के इस नए क्षेत्र का तेजी से विस्तार संभव हो पाया, जिसे जैव सूचना विज्ञान कहते हैं। यही स्टूडेंट इसका राइट आंसर था। तो चलते हैं प्रिय स्टूडेंट, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हम चौथा सेट लेकर आएंगे जीव विज्ञान का। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर कर देना और लाइक कर देना। हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना स्टूडेंट। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।